प्रिया राठौर आपका आज के नए वाले चैप्टर में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13, जो कि आज से शुरू होने वाली है हमारी इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सीबीएसई को देखें तो सीबीएसई में जो है 14 नंबर का शायद ये यूनिट है इकोलॉजी वाली जो अब शुरू होने वाली है। और बाकी बोर्ड्स को भी देखें तो भाई 1-2 नंबर का फर्क होता है, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है, वहां पे 12 की होगी या 15 की होगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 और जीव और समष्टि, ये इस चैप्टर का नेम है। और फिर से शुरू होने वाली है कुछ कहानियां जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। तो कई बच्चों को क्या है, इकोलॉजी से बड़ी दुश्मनी होती है ना, होती है ना, लगता है यार क्यों इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई हमारे पर्यावरण के लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कंपटीशन एग्जाम को भी देखें हम तो इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई सब लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं बायोलॉजी में, लेकिन इन्वायरमेंट में जब क्वेश्चन आता है ना तो उनकी गुत्थी घूम जाती है। ठीक है, तो भाई पढ़ना है। चैप्टर फ्लो जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। आज जीव और इसका पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, समष्टि के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जैव कारक और अजैव कारक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम अनुकूलन पढ़ेंगे इसी के साथ, और समष्टि और अनुक्रियाएं पढ़ेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। ये और ये भी हैं भाई, सबको तवज्जो तो देनी पड़ेगी। आज जो हम पढ़ेंगे आपको पता ही है कि क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी व इकोलॉजी। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो भाई इकोलॉजी शुरू करने से पहले, इन्वायरमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी व संगठन के स्तर क्या है, जीव क्या है ऑब्वियसली, और जीवोम या बायोम और जैव मंडल क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। तो भाई मैं जैसे कि कह रही हूं कि जब भी आप इकोलॉजी शुरू करते हैं तो अब इकोलॉजी में बहुत सारे शब्द आने वाले हैं और वो शब्द आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, अरे ये क्या है और वो क्या है। तो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जब आप इकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होने चाहिए, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर की तरफ गमन करेंगे। ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। पारिस्थितिकी क्या है, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द जो है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसने दिया था। वही कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले ये जो शब्द है या जिसको हम कहते हैं ये जो टर्म है वो दी थी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें कि हम फादर ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी आप पढ़ें उसके आपको बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सबके पता होने चाहिए। तो इसी तरह इकोलॉजी भी एक ब्रांच है और फादर ऑफ इकोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पे ऑडम है। ठीक है, फादर, एक बार मैं ये देख लेती हूँ कहाँ जगह है। हाँ ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी जो कहे जाते हैं वो है ऑडम, यूजीन ऑडम है वैसे इनका नाम, यूजीन ऑडम। और अगर इंडिया के आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और होना भी चाहिए, तो वो है रामदेव मिश्रा। ये तो बातें हो गई कंपटीशन की। ठीक है, तो अब इकोलॉजी शब्द आया कहां से? तो इकोलॉजी 2 शब्दों से बना हुआ है, वही मेरा शब्द ही मेरी परिभाषा है वाला कॉन्सेप्ट कि इको और लोगोस। ठीक है, तो शब्द जो बना हुआ है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जो जनरली है वो ओइकोस है। ठीक है, या इकोस भी कहते हैं कई बुक्स में इसको। इकोस शब्द से बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे इको है, और जो ग्रीक होता है उसमें ये ओ साइलेंट रहता है। तो इकोस शब्द से बना होता है, और इकोस का अर्थ होता है घर।
यानी कि रहना। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घरों का, मतलब आपके मेरे घर का नहीं, इस अर्थ पे जो घर है जहां पे जीव रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, उनका अध्ययन, यानी कि रहने के स्थान से व्युत्पन्न है ये शब्द। और अतः पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ है जीवों और उनके घर पर अध्ययन। ठीक है, कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वही CID गिरी करना, पंचायती जिसको मैं कहती हूँ, है ना, शॉर्ट में। तो वही पंचायती करना सारी, कि क्यों रहते हैं, कैसे जनन करते हैं, क्या क्या चीजें उनको अफेक्ट करती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, सारी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हम किस में करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के बीच की तथा जीवों व उनके भौतिक व अजैविक पर्यावरण के बीच की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा, डेफिनेशन शॉर्ट में और क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों और उनके पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। ये बिल्कुल शॉर्ट वाली, ये थोड़ा सा भौतिक अजैविक ये सब आ गया, तो वो भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा क्लास 12th के हिसाब से और NCERT के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, क्या क्या, कि भाई जो जीव है उनका और उनके भौतिक, भौतिक का मतलब फिजिकल, आसपास जितना भी एनवायरमेंट है आपका, उसमें अजैविक पर्यावरण, अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं है, भाई हम तो लिविंग है पर नॉन लिविंग चीजें हैं, उनसे हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बोर्ड है तो इसका मेरे साथ क्या रिश्ता है, इसके बारे में डिस्कस करना। ये AC चल रहा है तो इसकी हवाओं का मेरे साथ क्या रिश्ता है, सांस दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। पर्यावरण का अर्थ है परिवेश, अर्थात जीव के चारों ओर स्थित जीवित व अजैविक वस्तुएं जो उनका पर्यावरण बनाती हैं। ठीक है, पर्यावरण से क्या अर्थ है हमारा, हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो, और हमारे आसपास जितना सब कुछ भी प्रेजेंट है वो सब इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि अभी मैं इस रूम में खड़ी हूँ तो यहाँ जितने भी बोर्ड है, ये कैमरा है ना, ये AC चल रहा है, लाइटें लग रही है ना, तो ये सब जो है ये क्या है, मेरा अभी का इन्वायरमेंट है, इस पोजीशन में हवा है। ठीक है, तो ये सब अभी की इन्वायरमेंट पोजीशंस है। जीवों के चारों ओर की सभी जैविक व अजैविक, अब इसमें लिविंग भी आ गई और नॉन लिविंग भी आ गई, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, परिस्थितियां व प्रभाव जो जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। ये अलग अलग डेफिनेशन है। देखो पर्यावरण की डेफिनेशन हर टेंसिल ने अलग दी हुई है ना, ऑर्डम ने अलग दी हुई है, तो सब ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, आपको जो सूटेबल हो। जैसे ये वाली भी एक अच्छी परिभाषा है, ये आप लिख सकते हो, वो पिछली वाली आपको थोड़ी दुखी लग रही हो तो। पृथ्वी पर भौतिक पर्यावरण वायुमंडल, जलमंडल व स्थल मंडल से मिलकर बना होता है ना। 3 मंडल है हमारे, जलमंडल, थल मंडल, वायुमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, एटमॉस्फेयर, है ना, जो बाहर का वातावरण, हवा पानी ये सब। जलमंडल में आ गया आपका जल, नदियां वदियां। ठीक है, और स्थल मंडल जहां पे आप खड़े हो, लैंड, तो ये सारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। जीव आपस में तथा अपने पर्यावरण के घटक से पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब आप रहते हो तो आपकी कोई क्रिया है इनके थ्रू, है ना, ऐसा तो नहीं है मैं लिविंग हूं तो मैं ही सर्वे सर्वा हूं। क्या आप इस वायुमंडल के बिना जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्या आप इस जलमंडल के बिना जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्या आप इस धरती के बिना जीवित रह सकते हो? भाई खाना पीना उगाना यही तो दे रही है। तो ऐसा नहीं कि आप लिविंग हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे पे इन नॉन लिविंग चीजों पे, यानी कि अजैविक चीजों पे, देखो वैसे इसको जैविक को हम बायोटिक कहते हैं, है ना, मैंने आपको समझाने के लिए लिविंग लिख दिया। जैविक को हम क्या कहते हैं? बायोटिक। और अजैविक को क्या कहते हैं? एबायोटिक, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है।
जैविक तो पढ़ते ही आ रहे हैं पूरे चैप्टर से, अब अजैविक को भी पढ़ेंगे, पक्षपात बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। तो भाई जैव आपस में भाई क्रियाएं करते हैं, आपकी कोई क्रिया है, आप सांस ले रहे हो, आप सांस वापस अंदर ले रहे हो, दे रहे हो, है ना, पौधे काट रहे हो, पौधे उगा रहे हो, है ना, तो ये सारी चीजें आपकी पारस्परिक क्रियाएं हैं जो आपको एक दूसरे से अटैच करके रखती है, ठीक है। पर्यावरण के विभिन्न घटक भी आपस में संबंधित होते हैं, ये भी आपस में संबंधित है, आपको पता ही है, जल चक्र चलता है ना, पानी कैसे आता है, गैसेस साइकिल्स चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, फास्फोरस साइकिल चलता है ना, ऑक्सीजन का कैसे वायुमंडल में चक्र चल के बैलेंस बना रहता है, तो ये आपस में भी क्रिया करते हैं, ये आपसे भी क्रिया करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि पारिस्थितिकी व संगठन के क्या क्या स्तर होते हैं, क्या लेवल्स हैं हमारे। तो सबसे पहला, यानी कि अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कौन आएगा भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का अगर हम एक चीज बनाएं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ये चीजें हैं, तो कहाँ से शुरू होती है, तो शुरू होती है, देखते हैं, सरल अकार्बनिक अणु जुड़कर जटिल बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, यह सब अजैव जगत का हिस्सा है। विकास वाला चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जब जीव का निर्माण हुआ होगा तो वो कैसे हुआ था, तो हमने कहा था कि भाई वहां पे जो पहले तो है सिर्फ मीथेन थी, है ना, H2 था, और ऑक्सीजन तो थी नहीं, है ना, सल्फर थी, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब थे, धीरे धीरे बने। तो हमने यही तो कहा था कि ये सारे अणु मिलकर हमने फिर, है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनाए, और फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से सेल बनी, और सेल से फिर आगे की तरफ विकास हुआ, ये हमने पढ़ा था उस विकास वाले चैप्टर में। तो ये यही कह रहा है कि भाई जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम, जैसे कि आपका फास्फोरस, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, है ना, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लास 12 पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए, है ना, केमिस्ट्री की 2 बुक चार्ट मारी होगी आपने 11th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध होता है, तो उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होता है, मतलब ऐसे हम कह देते हैं नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है लेकिन इसमें कार्बन है। तो फिर हमने ये कहा कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, प्लस सहसंयोजक बंध भी होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दूसरा, पहले हम ये कहते थे, देखो परिभाषाएं बहुत सारी हैं कार्बनिक और अकार्बनिक की। कार्बनिक पदार्थ ऐसे कहते हैं कि सिर्फ कार्बनिक पदार्थ लिविंग थिंग्स में मिलते थे, जीवित में मिलते हैं, मतलब हम में मिलते हैं। आप में क्या कार्बनिक पदार्थ है, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये वसा, ये न्यूक्लिक अम्ल, ये सब कार्बनिक पदार्थ है, और उसके अलावा जो भी बचता है वो सब अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि ये मैग्नीशियम, आयंस, है ना, जितने भी आयंस आप में हैं, तो ऐसा मानते थे। और इनऑर्गेनिक हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक पदार्थ नॉन लिविंग चीजों में या प्रकृति में मिलते हैं, मतलब अकार्बनिक पदार्थ प्रकृति में मिलते हैं। जैसे मैग्नीशियम आपको चट्टानों से मिलना पड़ेगा, आपको नाइट्रोजन हवा से लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन आपकी बॉडी में नहीं बनता, ये आपको बाहर से सोर्स लेने पड़ते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थ हम जनरली कहते हैं कि सिर्फ नॉन लिविंग या प्रकृति में मिलते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ हम ऐसा कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा और ये। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम आपको शायद पता हो, जिन्होंने यूरिया बनाया था, कौन थे, ढूंढो 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 रे साजना, ठीक है, ढूंढो, थोड़ा सा सर्च करोगे तो पता चले, वैसे आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है कहीं, है ना, यूरिया बनाया था उन्होंने। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया था, ठीक है। चलो आ जाए अब, इससे आगे का हिस्सा जैव जगत का है। जीव, जीन, कोशिका, अंगक या अंग तंत्र, जीव समष्टि, समुदाय, जीनोम, बायोम सभी बढ़ते क्रम में जैव जगत के भाग हैं।
क्या है संगठन, आपसे पूछ ले पारिस्थितिकी के संगठन क्या है, तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्यारा बच्चा जीन, जीन के अंदर डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल, फिर कोशिका, कोशिका से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है जीव, जीव के अंदर समष्टि, फिर समष्टि के बाद समुदाय, अभी सब पढ़ेंगे इनको, फिर जीनोम, और इसको हम बढ़ते क्रम में फिर जैव जगत यानी कि बायोस्फीयर आ जाता है लास्ट में। ठीक है, ये हमारा एक सीरीज है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है। इसमें से यहाँ तक की चीजें मैं आपको अभी बता देती हूँ क्योंकि ये एनाटॉमी का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो जीव होता है उसकी शुरुआत एक सेल से होती है, एक कोशिकीय। ये तो आपको पता ही है ना, जन्म से पहले ही पता होगा आपको, जब आपने सोचा होगा कि हम बायोलॉजी लेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तो बहुकोशिकीय प्राणी बनता है, मतलब मल्टी सेल्यूलर बनते हैं, है ना। मल्टी सेल्यूलर जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके कोई समान कार्य करती हैं, जैसे एक पाचन का कर रही है, दूसरा श्वसन का कर रही है, तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जब मिलकर किसी कार्य का संपादन करती हैं तो फिर हम उस कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। टिश्यू पेपर की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, टिश्यू कहते हैं। और जब ये टिश्यू मिलकर कोई अंग बनाते हैं, जैसे कि आपका कोई भी अंग बन रहा है, भाई आपके जैसे लंग्स है, तो लंग्स आपके सारे एक समान उत्तकों से नहीं बने, कभी उसमें एपिथेलियम है, कहीं उसमें एल्वोलाई है, कहीं उसमें कोई उत्तक है, तो बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। अलग अलग अंग है आपके पास, स्टमक है ना, लिवर है, हाथ है, पैर है, ये अंग है। और अंग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, इनमें बहुत सारे अंग है, अकेले अकेले अंग नहीं है। श्वसन तंत्र में लंग्स भी हैं, माउथ भी है, ट्रैकिया भी है, तो ये सब अंग है। तो ये यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आई। यहाँ से शुरू करते हैं हम जीव से। तो सबसे पहला जीव, ये तो पता होगा, दुनिया में आए हैं तो जीव बन जाओ, है ना। तो क्या है जीव, क्या है जीव, जो है वो ऑर्गेनिक, जितनी भी लिविंग थिंग आपको इस दुनिया में मिलती है, चाहे वो प्रकृति में पाए जाने वाले जीवित इकाई जीव कहलाती है। जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, चाहे तो वो आप सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया ले लो, है ना, वायरस को तो हम खैर कनेक्टिव लिंक कहते हैं तो नहीं ले सकते, आप बैक्टीरिया ले लो, और बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ा जीव जिसको भी आप मानते हो, जैसे कि ब्लू व्हेल तक, जितने भी हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जिसका कोशिकीय आधार है, जिसमें कोशिका है, उन सबको हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक, तो यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर तक जो भी है वो सब जीव के अंदर आता है। दूसरी कहानी है सम्मिष्टि। अब सम्मिष्टि क्या होती है, तो आपने पढ़ी है जाति, जाति पढ़ी है, जाति क्या होती है, विकास वाले चैप्टर में मैंने परिभाषा बताई थी और इसकी भी बताई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जाति क्या होती है, ऐसी जीवों का समूह जो आपस में जनन कर सकता है, जाति कहलाता है। जैसे कि मानव जाति, है ना, गाय की जाति, अपनी जाति ये स्पीशीज आपस में जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये जातियां किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी एरिया में रहती है, तो फिर हम उसको कह देते हैं सम्मिष्टि पॉपुलेशन। जैसे कि इंडिया में रहने वाली जितने भी ह्यूमंस हैं, अब वो कहीं पे भी, राजस्थान में रह रहे हो आप, जो है बिहार में रह रहे हो आप, यूपी में रह रहे हो, तो हम कहें कि भारत की पॉपुलेशन या भारत की सम्मिष्टि, तो जितने भी यहाँ पे मानव जाति के लोग रह रहे हैं, जाति मतलब वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है राजस्थान वाले यूपी वालों से शादी नहीं कर सकते या जनन नहीं कर सकते हैं, तो हो तो जाति ही एक ही। अब इन जातियों का जो समूह है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिष्टि कह रहे हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। इंडिया की अपनी पॉपुलेशन या सम्मिष्टि है इंसानों की, गायों की बोलोगे तो गायों की भी हो सकती है। भाई गाय की सम्मिष्टि मतलब जितनी भी गायें हैं इंडिया में एक ही जाति की, जाति वर्ड ध्यान रखें कृपया, ठीक है, प्रजाति लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी को हम जाति भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि जाति की, एक ही जाति के
जीवों का समूह जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो। अब इंडिया की है तो इंडिया की, फॉरेन की है तो फॉरेन की, ठीक है। नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीव उस स्थान की समष्टि या पॉपुलेशन कहलाते हैं। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारे पास, जैव समुदाय। देखो छोटे से हम बड़े पे जा रहे हैं। सबसे पहले जीव, जीव से बनी जाति, जाति से बनी समष्टि, अब समष्टि से बनेगा समुदाय, ठीक है। क्या जाति हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जीव, जीव से हमने बनाई समष्टि, बड़ी हो गई थोड़ी। अब जब बहुत सारी समष्टियां एक ही जगह पे रहती है तो उसको हम कहते हैं समुदाय, यानी कि कम्युनिटी, ठीक है। जैव समुदाय एक निश्चित स्थान पर, वही किसी निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली सभी आपस में पारस्परिक क्रिया करने वाली समष्टियां, समष्टियां मतलब पॉपुलेशन, मिलकर उस पर्यावरण का जैव समुदाय बनाती हैं। इनकी पारस्परिक क्रिया इनके पोषण व स्थानीय संबंधों पर आधारित होती है, ठीक है। ये आपस में कैसे कनेक्ट कर रही हैं, कैसे क्रियाएं कर रही हैं, एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। अब कम्युनिटी से बड़ा वाला आएगा क्या, जीव, जीव से बनी जाति, जाति से बनी समष्टि, समष्टि से बने समुदाय, और समुदाय से बना है हमारा बायोम, यानी कि जियोम, ठीक है। क्या है बायोम, क्षेत्रीय जलवायु, क्षेत्रीय जैव समुदाय तथा आधारी पदार्थ से पारस्परिक क्रिया कर विशाल लेकिन पहचान जाने योग्य बड़ी समुदाय इकाइयां जीवोम कहलाती है। और सिंपल परिभाषा में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि विभिन्न समष्टियों का आपसी संबंध से बना वातावरण या विशाल इकाइयां क्या कहलाती हैं, जीवोम कहलाती है, बायोम कहलाती है, ठीक है। बायोम में क्या होगी, बहुत सारी कम्युनिटीज होंगी, वहाँ पे डॉग की कम्युनिटी भी है, वहाँ पे इंसानों की कम्युनिटी भी है, वहाँ पे गाय की कम्युनिटी भी है, और फिर उनकी आपस में क्रिया है कि आप उस एनिमल को कैसे इफेक्ट कर रहे हो, वो एनिमल आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, बायोम में आ जाएगी, इसमें सब मिक्स हो गया। उदाहरण के लिए घास के मैदान, अगर हम किसी ग्रासलैंड पे चले जाए, है ना, सवाना मैदान पे चले जाए, जीवोम की चरम वनस्पति घास तथा वर्षा वन के वृक्ष, तो वहां पे दो कम्युनिटी है ना। उस घास के मैदान में एक तो घास मिल रही है और एक बड़े बड़े पेड़ भी मिल रहे हैं, पेड़ों की जैसे पाम ट्री मिल रहे हैं, तो पाम ट्री की अपनी कम्युनिटी है, नीचे घास लगी हुई है उसकी अपनी कम्युनिटी है, दोनों अलग अलग जाति के हैं, समष्टि के हैं। प्लस वहां पे कुछ एनिमल्स भी रह रहे हैं, है ना, टिड्डे रह रहे हैं, या शेर रह रहा है, या चीता रह रहा है, या गायों का कोई समूह रह रहा है, कोई भी रह रहा है। तो भाई इन सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, और ये आपस में कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, पारस्परिक क्या संबंध है, वो सब किस में आ जाएगा, बायोम में आ जाएगा, ठीक है। बायोम या जियोम वह विशाल स्थलीय, बहुत बड़ा है, हमारी सोच से परे, ठीक है, जैव तंत्र है जिसकी अपनी वानस्पतिक खुद की वनस्पति होगी, वहां पे अपने खुद के प्लांट, मतलब जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिस बायोम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे घास मैदान लिखा हुआ है, मैं बोलूँ रेगिस्तान, आप बोल दो ठंडे इलाके, टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, है ना, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी होती है, तो एरिया आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिर वो पूरा आपका बायोम कहलाएगा। जैसे घास का अपना बायोम है ना, ठंडे इलाकों का अपना बायोम है क्योंकि वहाँ अलग प्रकार के पेड़, अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, रेगिस्तान का अपना बायोम है, ठीक। और क्या होगी, एक तो वनस्पति अलग होगी, स्थलाकृति अलग होगी, घास होगी तो प्लेन मैदान होंगे, है ना, पहाड़ी इलाकों पे चले जाओगे तो पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, ठंडे इलाकों पे चले जाओगे तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी, खाइयाँ मिलेगी, रेगिस्तान में चले जाओगे तो रेत मिलेगी। तो ये इनकी स्थलाकृति है, ट्रोपोग्राफिकल एरियाज हैं, जो विशिष्टताएं हैं, जैसे टुंड्रा, टुंड्रा क्या होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनको कहते हैं टुंड्रा। तो बायोम आप समझ गए कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जितने भी कम्युनिटीज रह रही है, ठीक है, उनका आपसी संबंध बायोम कहलाता है, तो उस पूरे को बायोम कहते हैं। अब प्रमुख बायोम कौन कौन से हैं वो देख लो हमारे पास।
टुंड्रा जो ठंडे होते हैं, उत्तरी शंकुधारी जहां पे ऐसे ट्रीज होते हैं, शंकुधारी पेड़ लगते हैं, है ना, पाम ट्रीज। पर्णपाती जिसको हम डेसिडुअस भी कहते हैं, जहाँ की बसंत ऋतु में पत्तियां झड़ जाती है ऐसे सीजन के हिसाब से। उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय सवाना, ये सब सोशल स्टडी में आप पढ़े होंगे, घास के मैदान व रेगिस्तान, ठीक है। ट्रोपोलॉजिकल एरियाज होते हैं, टेम्परेट एरिया होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, इंग्लिश नाम बोल रही हूँ इन सबके, ठीक है। वर्षा ताप परास रेंज, ठीक है, वर्षा कहाँ कैसी है वहां पे, ताप परास कैसा है, रेंज कैसी है। जैसे कुछ तो होते हैं साल भर ठंडे रहते हैं, माइनस में चल रहा होता है टेम्परेचर, जैसे टुंड्रा, आप अटलांटिक चले जाओ, बर्फ ही बर्फ। हम जहाँ रहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, है ना। हम कहाँ आते हैं, उष्ण कटिबंधीय में, ट्रोपोलॉजिकल एरियाज में आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर, मौसम बदलता है, कभी कुछ 4 महीने ठंड रहेगी, फिर 4 महीने गर्मी रहेगी, फिर 4 महीने बारिश रहेगी। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा जमे रहते हैं, जैसे शीतोष्ण जिनको टेम्परेट रीजन कहते हैं। कॉनिफोरस जहाँ पे ऐसे हमेशा कोन शेप के पेड़ उगे रहते हैं, वहाँ पे भी ठंडी रहती है जनरली, ठीक है, ठंडे प्रदेश। अभी आप इंडिया में ही देख लो, साउथ साइड का एरिया, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी, नॉर्मल सा रहता है ना। हम जहाँ रहते हैं वो उष्ण कटिबंधीय, हमारे मौसम बदलते रहते हैं, है ना, हमारे मूड की तरह मौसम बदल दिया, ये कहीं सुना हुआ है मैंने। मृदा की प्रकृति, ठीक है, वहाँ की सॉइल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। उपजाऊ होगी तो बहुत पेड़ पौधे उगे, रेगिस्तान में चले जाओ गिने चुने कैक्टस मिलेगा आपको, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अवरोधक क्या है, बैरियर्स क्या है, अक्षांश क्या है, ये सब सोशल स्टडी का पार्ट है। बैरियर्स क्या होते हैं, देखो जैसे हम क्या है, मैं राजस्थान का ही बता रही हूँ आपको। हमारे राजस्थान में क्या अरावली पर्वतमाला है, तो हमारे यहाँ बारिश जो होती है ना वो अरावली पर्वतमाला कहते हैं कि जब मानसून आता है ना, तो मानसून जो है वो अरावली इतनी ऊंची है कि मानसून अरावली से टकराकर वहीं बारिश करने लग जाता है। वो राजस्थान के दूसरे वाले हिस्से में आता ही नहीं है जहाँ पे रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती। राजस्थान ऐसा नहीं, लोग राजस्थान को डेजर्ट एरिया, आप तो दूल्हे में रहते होंगे, ऐसा नहीं होता। राजस्थान के कुछ एरियाज डेजर्ट है ना, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। हमारे अजमेर अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, उदयपुर आप कहीं घूमने गए हो अच्छा है, माउंट आबू अच्छा है। तो ये जो अरावली क्षेत्र है हमारे यहाँ पे, इसकी वजह से कहते हैं, सोशल कभी आपने पढ़ी हो 10th में, तो कहते हैं कि भाई ये जो है अरावली क्षेत्र की वजह से है ना बारिश की असमानताएं रहती है, क्योंकि अरावली बारिश के मानसून को वहीं रोक के वहीं बारिश कर देती है, आगे जाने ही नहीं देती, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं मानसून के लिए। ऐसे ही अक्षांश होते हैं, एल्टीट्यूड, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये सारा सोशल का पार्ट है, बस लिख लेना इसको। ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई देखी होगी आपने, है ना, कोई भी पहाड़ होता है उसकी ऊंचाई कैसे करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई गिनी जाती है, जमीन से नहीं गिनते। जैसे समुद्र तल से 1722 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, इस तरह से। तो जियोम की प्रकृति और विस्तार का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये बताएंगे कि आप जिस बायोम की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बायोम हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, प्रकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, हवा पानी कैसा है, ठीक है, और उसी के आधार पर हम इनको बांटते हैं। ये है कुछ बायोम जिनके बारे में आपको देखना है, कौन कौन से बायोम है। ये फोटो देखो, नीट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जहाँ पे आपको नाम लिख के दिए हुए हैं वहाँ पे नाम ना लिखे, मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी के डायग्राम मतलब गुमशुदा की तलाश। आपको यहाँ पे ए बना के दे देंगे, बताओ कौन, पहचान कौन, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब ये डायग्राम है क्या, ये सुनो। डायग्राम में क्या कर रखा है कि यहाँ पे तो हमने तापमान बढ़ा रहे हैं, इधर की साइड है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे हम वर्षा को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश बढ़ रही है और यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। तो अगर आप इन सबको देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है मरुस्थल। क्यों मरुस्थल है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, ऊपर की तरफ है ना सबसे, और बारिश तो यहाँ बढ़ रही है, इसका मतलब बारिश यहाँ सबसे कम है। तो देखो ये डेजर्ट आ गया, टेम्परेचर ज्यादा बारिश कम। इसी तरह आप इसको देखो, जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं, उष्ण कटिबंधीय एरिया जिसको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और शीतोष्ण वाले को हम कहते हैं टेम्परेट एरिया। तो ट्रॉपिकल वाले को देखो, बारिश भी ज्यादा है यहाँ पे और टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये देखो टेम्परेचर भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा,
यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है। और इधर जो है ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण मतलब जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है। तो देखो बीच का कोई एरिया है, बारिश भी इतनी नहीं हो रही, टेम्परेचर भी ठीक ठाक सा है, शीतोष्ण टेम्परेट एरिया। ये शंकुधारी, जहाँ पे मैंने आपसे कहा ऐसे पेड़ लगते हैं, है ना, कोन शेप के पेड़ लगते हैं, शंकुधारी, जिसको हम कॉनीफेरस ट्रीज कहते हैं। और ये बेचारा ठंडा, बर्फ से जमा हुआ, बारिश भी नहीं हो रही, टेम्परेचर बिल्कुल कम, बर्फ जमी हुई है, उत्तरी ध्रुव अल्पाइन टुंड्रा, जिसमें आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स आते हैं। तो ये वाली जो है आपको, ये हमारे क्या है, बेसिक बायोम्स है किसके, एनवायरनमेंट के। अगर इंडिया में हम देखें तो इंडिया में हम 4 क्षेत्रों में बांटते हैं। उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है शीतोष्ण, फिर घास मैदान, हिमालय के आसपास के जो गंगा घास मैदान है, और फिर रेगिस्तान, ठीक है, ये आ गए। और टुंड्रा भी है शायद, टुंड्रा भी है, देख लेना, टुंड्रा का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है भारतीय बायोम के। ये 4 तो हैं, टुंड्रा का मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये 4 चीजें जो हैं ये बार बार आती रहेंगी, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। बायोम क्या है, जीनोम क्या है, समष्टि क्या है, पॉपुलेशन क्या है, जो भी इंग्लिश हिंदी, ठीक है। अब है जैव मंडल क्या है। तो अब मैंने कहा कि बायोम क्या है, जैसे कि घास स्थल एक बायोम है, उसके अंदर जितने भी जीव या वनस्पति है वो उसका बायोम है। रेगिस्तान का अपना बायोम है, ठीक है, टुंड्रा का अपना बायोम है। लेकिन जब ये सारे बायोम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है बायोस्फीयर। वही छोटे से बड़ा, सबसे पहले जीव, फिर समष्टि, फिर समुदाय, फिर जीनोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर, ठीक है। सारे बायोस्फीयर, दुनिया में जितने भी बायोम्स हैं, चाहे वो ये सारे, मतलब इन सारों को अगर मैं मिला दूं, इन बायोम्स को, तो मैं उसको क्या कह दूंगी, तो मैं उसको कह दूंगी बायोस्फीयर। बस इतनी सी कहानी है। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर जैव मंडल आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या आ रहे हैं, वही आ रहे हैं सब जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जाति, समष्टि, पॉपुलेशन, फिर बायोम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर या इकोस्फीयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैव मंडल में पृथ्वी के सभी जीवधारी व उनके जैविक पर्यावरण, जल मंडल, वायुमंडल, थल मंडल शामिल है। सारे मंडल आ जाएंगे, जितने भी मंडल आपको पता है। पृथ्वी पर वह सभी भाग जहां जीव मंडल उपलब्ध होता है जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। क्या है जैव मंडल, जहां पे जितनी भी लिविंग थिंग रहती है वो सब जैव मंडल है। जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीव उपस्थित है ना, बाकी प्लैनेट्स पे हमें पता नहीं है, तो होंगे भी तो अभी हमारा सिर्फ पृथ्वी जैव मंडल है, ठीक है। तो बायोस्फीयर समझ में आ गया कि जब बहुत सारे, जैसे कि ये है, यहाँ पे टुंड्रा है, यहाँ पे ग्रासलैंड है ना, घास उगी हुई है बढ़िया सी, इधर बर्फ गिर रही है, तो ये एक बायोम है, ये दूसरा बायोम है, ये तीसरा बायोम है। लेकिन ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, जैव मंडल बना रहे हैं। उसमें देखो अजैविक भी फैक्टर भी आ गए, जैविक फैक्टर भी, लिविंग थिंग भी आ गई, नॉन लिविंग थिंग भी आ गई, ये सब कुछ मिला के क्या है, बायोस्फीयर। और इसमें जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल तीनों आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का जो है लेक्चर खत्म होता है। कल से शुरू करेंगे एनसीईआरटी की कहानियां। तब तक के लिए